हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले कारकों में दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर एवं केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रेरणिक प्रभाव, संकरण, चुंबकीय विषमदेशिकता के बारे में अध्ययन किया था। ये तीनों कारक एनएमआर स्पेक्ट्रम में प्रोटॉन के सिग्नल को या संकेत को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं उसके बारे में अध्ययन हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। अब उससे आगे बढ़ते हुए हम केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें है आपका चुंबकीय विषमदेशिकता। विषमदेशिकता का मतलब यह होता है कि ये जो गुण होते हैं वह गुण दिशा पर निर्भर करते हैं। दिशा में परिवर्तन करने के साथ साथ इन यौगिकों में इनके गुणों में परिवर्तन हो जाता है। जैसा कि आप देखते हैं चुंबकीय गुण जो एक दिशा पर निर्भर करने वाला गुण है। अगर आपने दिशा में परिवर्तन किया तो उसके चुंबकीय गुण में भी परिवर्तन हो जाता है। कार्बोनिल यौगिकों का एनएमआर स्पेक्ट्रम दो कारकों पर निर्भर करता है। एक, कार्बोनिल समूह के प्रबल ऋणात्मक प्रभाव अर्थात -I प्रभाव एवं द्विबंध की विषमदेशिकता पर प्रभावित करता है। एक तो द्विबंध की विषमदेशिकता एंड C डबल बॉन्ड O समूह के -I प्रभाव पर कार्बोनिल यौगिकों में एनएमआर संकेत प्रभावित होते हैं। C डबल बॉन्ड O समूह के -I प्रभाव एवं C डबल बॉन्ड O के चुंबकीय विषमदेशिकता दोनों कारकों के प्रभाव के कारण एल्डिहाइड प्रोटॉन, एल्डिहाइड समूह का जो सूत्र होता है वो होता है आपका C डबल बॉन्ड OH। इन दोनों प्रभाव के कारण एल्डिहाइड प्रोटॉन विपरिरक्षित हो जाता है अर्थात डिशिल्डेड हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एल्डिहाइड प्रोटॉन का संकेत अधिक डेल्टा वैल्यू लगभग 9.4 से 10 ppm के मध्य में प्राप्त होता है। एल्डिहाइड प्रोटॉन को यहाँ चित्र के माध्यम से C डबल बॉन्ड H के नीचे लाल इंक से अंडरलाइन की हुई है, तो इस प्रोटॉन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये जो एल्डिहाइड का जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन का संकेत हमें 9 से 10 ppm के मध्य में प्राप्त होता है, क्योंकि यह प्रोटॉन C डबल बॉन्ड O समूह के -I प्रभाव और C डबल बॉन्ड O समूह के विषमदेशिकता के कारण विपरिरक्षित हो जाता है अर्थात डिशिल्डेड हो जाता है, जिसकी वजह से इस प्रोटॉन के संकेत हमें अधिक डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होता है। जैसा कि आप यहाँ नीचे चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताई हुई है। एक प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र को डैश की लाइन के माध्यम से बताया गया है। अब इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जहाँ पे एल्डिहाइड का प्रोटॉन उपस्थित है वहाँ पे प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप देख रहे हैं कि दोनों दिशाएं समान है ना। मतलब अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र अर्थात बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो आपने लगाया है वो, और प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन की वजह से C डबल बॉन्ड O के इलेक्ट्रॉन की वजह से जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वह जहाँ हाइड्रोजन उपस्थित है वहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों की दिशाएं
प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशाएं समान है, अर्थात एल्डिहाइड का यह प्रोटॉन विपरिरक्षित हो जाता है, डीशील्डेड हो जाता है। अतः इसका संकेत हमें अधिक डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होता है। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि कोई प्रोटॉन विपरिरक्षित अर्थात डीशील्डेड होगा तो उसका एनएमआर संकेत हमें अधिक डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड का यह प्रोटॉन यहाँ पे विषमदेशिकता और सी डबल बॉन्ड ओ के -I प्रभाव की वजह से अधिक परिरक्षित हो जाता है, अधिक विपरिरक्षित हो जाता है। इसकी वजह से इसका मान हमें अधिक डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होता है। उसी प्रकार से एरोमेटिक यौगिक की बात करें हम, तो एरोमेटिक यौगिकों में भी पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र विषमदेशिकता का गुण प्रदर्शित करता है। एग्जाम्पल के रूप में एरोमेटिक यौगिक में हम लेंगे बेंजीन। तो बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन की वलय उपस्थित होती है। तो बेंजीन में वलय के चारों तरफ पाई इलेक्ट्रॉन बेलनाकार वलय के रूप में उपस्थित होता है। जब इस बेंजीन को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और यह प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र वलय के केंद्र में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत एवं वलय के बाहर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है। ठीक है, मतलब बेंजीन के वलय के केंद्र में इस प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है, जबकि वलय के बाहर जहाँ पर प्रोटॉन उपस्थित होते हैं वहाँ पे इसकी दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समान होती है। अतः बेंजीन वलय पर उपस्थित प्रोटॉन विपरिरक्षित हो जाते हैं, अर्थात डीशील्डेड हो जाते हैं, क्योंकि वलय पर उपस्थित प्रोटॉन, जहाँ प्रोटॉन उपस्थित हैं वहाँ पे प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों समान है, और दोनों समान होने की वजह से वलय पर उपस्थित प्रोटॉन विपरिरक्षित अर्थात डीशील्डेड हो जाते हैं। अतः इनका संकेत हमें अधिक डेल्टा वैल्यू पर लगभग 6 से 9 ppm के मध्य हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चुंबकीय विषमदेशिकता की वजह से डेल्टा वैल्यू बेंजीन वलय के प्रोटॉन की हमें 6 से 9 ppm के मध्य प्राप्त होती है। एरोमेटिक की बात कर रहे हैं हम, 6 से 9 के बीच में प्राप्त होती है। जिसमें स्पेसिफिक हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन की डेल्टा वैल्यू प्रोटॉन की हमें 7.37 ppm पर प्राप्त होती है। तो एरोमेटिक यौगिक में प्रोटॉन के एनएमआर सिग्नल हमें 6 से 9 ppm के मध्य में प्राप्त होता है, जबकि पर्टिकुलर एक विशेष एग्जांपल की बात करें तो बेंजीन में प्रोटॉन के सिग्नल हमें 7.37 ppm पर प्राप्त होती है। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, डैश के माध्यम से प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र जो पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से उत्पन्न हो रहा है। तो आप इस डायग्राम में आप देख रहे हैं जो बेंजीन की वलय है, उस बेंजीन की वलय के बाहर आप देख रहे हैं तो ये प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र और ये अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा समान है। जबकि आप केंद्र में देख रहे हैं, बेंजीन वलय के केंद्र में आप देख रहे हैं और अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हैं, इन दोनों की दिशा यहाँ पे विपरीत दिशा में है, एक अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वलय के बाहर, जबकि बेंजीन में जो प्रोटॉन उपस्थित होते हैं वो वलय के बाहर उपस्थित होते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन वलय के बाहर उपस्थित है, तो यह हाइड्रोजन जहाँ उपस्थित है वहाँ पे प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों समान है। अतः बेंजीन वलय के यह हाइड्रोजन आपके विपरिरक्षित हो जाते हैं, अर्थात डीशील्डेड हो जाते हैं। अतः हमें यह सिग्नल अधिक डेल्टा वैल्यू लगभग 7.37 ppm पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो एरोमेटिक वलय में आपको एक खास बात ध्यान रखनी है कि एरोमेटिक वलय में
वलय के केंद्र की तरफ अगर आपके प्रोटॉन उपस्थित हैं तो वह प्रोटॉन आपके परिरक्षित होते हैं, जबकि वलय के बाहर उपस्थित प्रोटॉन हैं वह आपके विपरिरक्षित अर्थात डीशील्डेड होते हैं। जैसे कि बेंजीन वलय में केवल वलय के बाहर प्रोटॉन उपस्थित हैं अर्थात ये प्रोटॉन आपके विपरिरक्षित हैं। अगर किसी दूसरे एरोमेटिक यौगिक की हम बात करें तो वलय के केंद्र में अगर कोई प्रोटॉन उपस्थित है तो वह प्रोटॉन आपका परिरक्षित अवस्था में होगा अर्थात शील्डेड अवस्था में होगा, तो उसका एनएमआर सिग्नल हमें कम डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होगा और वलय के बाहर उपस्थित प्रोटॉन का सिग्नल हमें अधिक डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होता है, क्योंकि वह प्रोटॉन आपका विपरिरक्षित होता है। अब अगला प्रभावित करने वाले कारक में है आपका हाइड्रोजन बंध। यौगिक में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु यदि हाइड्रोजन बंध से बंधित हो तो एनएमआर स्पेक्ट्रम में वह हाइड्रोजन बंध रहित प्रोटॉन की तुलना में अधिक डेल्टा वैल्यू निम्न क्षेत्र पर अवशोषण संकेत देता है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यदि कोई प्रोटॉन हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंधित है तो उसका एनएमआर सिग्नल हमें अधिक डेल्टा वैल्यू निम्न क्षेत्र पर प्राप्त होता है। तो अगर हाइड्रोजन बंध से बंधित प्रोटॉन है तो उसका सिग्नल हमें अधिक डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होगा, और अगर हाइड्रोजन बंध से रहित हाइड्रोजन परमाणु है तो उसका सिग्नल हमें कम डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बंध में या हाइड्रोजन बंध से बंधित परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, और इस अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के -I प्रभाव की वजह से हाइड्रोजन परमाणु के आसपास इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आ जाती है, और इस इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी की वजह से प्रोटॉन डीशील्डेड अर्थात विपरिरक्षित हो जाता है और एनएमआर संकेत हमें अधिक डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होते हैं। तो हाइड्रोजन बंध की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और हमें सिग्नल अधिक डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रम के माध्यम से हम अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध और अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध के मध्य में अंतर कर सकते हैं, क्योंकि सांद्रता में परिवर्तन के साथ अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध के अवशोषण संकेत में विस्थापन होता है, जबकि अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध में सांद्रता में परिवर्तन के साथ किसी प्रकार का एनएमआर संकेत में विस्थापन नहीं होता है। तो यदि आप किसी यौगिक की बात कर रहे हैं, उसकी सांद्रता में परिवर्तन कर रहे हैं और उसके एनएमआर संकेत में विस्थापन हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, कुल मिला के विस्थापन हो रहा है, तो आप कहेंगे कि उस यौगिक में हाइड्रोजन बंध उपस्थित है, वह आपका अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध उपस्थित है, क्योंकि अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है। जबकि अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध अगर आपका उपस्थित है तो उसकी सांद्रता में आप कुछ भी परिवर्तन करो, एनएमआर संकेत में कोई विस्थापन नहीं होगा, अर्थात न डेल्टा वैल्यू कम होगी न ज़्यादा होगी, मतलब किसी प्रकार का कोई प्रभाव सांद्रता का नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से हम एनएमआर स्पेक्ट्रम के माध्यम से अंतर आणविक एवं अंतः आणविक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मध्य में अंतर कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, कार्बोक्सिलिक अम्लों में अम्लीय प्रोटॉन का एनएमआर संकेत। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है RC+OH। तो यहाँ पे अम्लीय प्रोटॉन कौन सा होता है? जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, उस प्रोटॉन की बात करें तो ये जो अम्लीय प्रोटॉन है उसका एनएमआर सिग्नल हमें 10 से 12 ppm के मध्य में प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेल्टा वैल्यू हाईएस्ट अभी तक कार्बोक्सिलिक अम्ल के OH समूह के प्रोटॉन की होती है। तो जो अम्लीय प्रोटॉन यहाँ पे OH ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उस प्रोटॉन की बात करें तो ये 10 से 12 ppm के मध्य में प्राप्त होता है। एल्डिहाइड में जो C डबल बॉन्ड OH मतलब कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन एल्डिहाइड प्रोटॉन है उसका एनएमआर सिग्नल हमें 9 से 10 ppm के मध्य में प्राप्त होता है। तो इसके दो कारण थे,
कार्बोनिल समूह के -I प्रभाव और C डबल बॉन्ड O समूह के विषमदेशिकता के कारण। तो यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक समूह का जो अम्लीय प्रोटॉन है वो 10 से 12 ppm पर हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है, फिनॉल में OH प्रोटॉन का संकेत 4 से 7 ppm के मध्य में प्राप्त होता है। फिनॉल में जो OH समूह होता है उसका जो वो हाइड्रोजन है उसकी बात करें, अंडरलाइन कर रखी है यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे, तो उस हाइड्रोजन प्रोटॉन के सिग्नल की बात करें तो यह हमें 4 से 7 ppm के मध्य में प्राप्त होता है। यदि फिनॉल की सांद्रता को कम कर दिया जाए या विलायक के रूप में CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की सांद्रता को बढ़ा दिया जाए, है ना, फिनॉल की सांद्रता को कम कर दिया जाए और CCl4 विलायक की सांद्रता को बढ़ा दिया जाए, ऐसी स्थिति में दोनों या तो फिनॉल की सांद्रता को कम कर दें या CCl4 की सांद्रता को बढ़ा दें, तो ऐसी स्थिति में NMR संकेत कम डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होता है ना, कम डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होता है, मतलब उच्च क्षेत्र की ओर विस्थापित होता है। अर्थात यहाँ पे फिनॉल के मध्य में होने वाले अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध में कमी आ जाती है। फिनॉल की सांद्रता में कमी होने की वजह से इतने फिनॉल के अणु नहीं मिल पाते हैं कि वह आपस में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध कर पाएँ, और अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित रहेगा तो OH के प्रोटॉन का सिग्नल हमें कम डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होता है। ठीक है, यदि यही फिनॉल आपने सैलिसिलिक अम्ल के साथ मिलाया गया है तब इसका NMR सिग्नल लिया जाता है, तब फिनॉल के OH प्रोटॉन का सिग्नल हमें 10.4 ppm पर प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पे सैलिसिलिक अम्ल एवं फिनॉल का जो OH समूह है वो हाइड्रोजन बंध के माध्यम से आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से इस OH प्रोटॉन का सिग्नल हमें 10.4 ppm पर प्राप्त होता है। तो आप फिनॉल की सांद्रता कम करने या CCl4 विलायक की सांद्रता बढ़ाने पर NMR सिग्नल कम डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होता है, क्योंकि अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं हो पाता है। इस वजह से यहाँ पे ppm वैल्यू कम हो रही है, अर्थात फिनॉल में जो OH 4 से 7 ppm था वह हमें अब कम डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होगा। कब? जब फिनॉल की सांद्रता को कम कर दिया जाए या CCl4 की सांद्रता को बढ़ा दिया जाए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ यौगिक दे रखे हैं, उनके सूत्र दे रखे हैं और उनके NMR संकेत कितने डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होते हैं उसका एक जनरल आइडिया दिया गया है। पहला है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है RC डबल बॉन्ड OOH। यहाँ पे जिसके सिग्नल की बात की जा रही है उसके नीचे लाल इंक से अंडरलाइन किया हुआ है, उस हाइड्रोजन प्रोटॉन की हम बात कर रहे हैं, उसका सिग्नल हमें कितना भी प्राप्त होता है। तो कार्बोक्सिलिक समूह जो है उसमें जो अम्लीय प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन, उसका संकेत हमें 10.5 से 12 ppm के मध्य में प्राप्त होता है। फिनॉल में जो OH समूह होता है उसका जो हाइड्रोजन प्रोटॉन है उसका सिग्नल हमें 4 से 7 ppm के मध्य में प्राप्त होता है। एल्कोहल ROH में हाइड्रोजन प्रोटॉन का सिग्नल हमें 1 से 5 ppm के मध्य में प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार एमीन में RNH2 में हाइड्रोजन जो है उसका सिग्नल हमें 1 से 5 ppm के मध्य में प्राप्त होता है। एमाइड RC डबल बॉन्ड ONH2, इसका जो हाइड्रोजन का जो सिग्नल है वो हमें 5 से 8 ppm, मतलब यहाँ पे डेल्टा वैल्यू का मान बढ़ गया एमीन की तुलना में। इसके पीछे कारण है C डबल बॉन्ड O समूह के -I प्रभाव के कारण। नेक्स्ट है इनॉल CH डबल बॉन्ड CH OH। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के साथ जो प्रोटॉन जुड़ा हुआ उसके सिग्नल की बात करें तो यह हमें 15 से ऊपर प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कारण है द्विबंध की वजह से यहाँ पे ये अधिक डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होता है। ठीक है, और उसी प्रकार आप एल्डिहाइड का जो प्रोटॉन है उसकी प्रोटॉन हमें 9 से 10 ppm के मध्य में प्राप्त होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने दो कारकों के बारे में अध्ययन किया, हाइड्रोजन बंध और चुंबकीय विषमदेशिकता। एल्डिहाइड में विषमदेशिकता पढ़ा और एरोमेटिक यौगिक में पढ़ा।
एरोमेटिक यौगिक में वलय के अंदर वाले प्रोटॉन परिरक्षित अवस्था में होते हैं, अर्थात इनका सिग्नल हमें कम डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होगा, और वलय के बाहर वाले जो प्रोटॉन उपस्थित होते हैं वह विपरिरक्षित अवस्था में होते हैं, अर्थात डी शील्डेड होते हैं, तो इनके सिग्नल हमें अधिक डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होता है। हाइड्रोजन बंध की वजह से एनएमआर सिग्नल अधिक डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होता है, और एनएमआर के माध्यम से हम अंतर आणविक एवं अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध में अंतर कर सकते हैं। थैंक्स।